घबराइए मत, A to Z ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे, याद रखिएगा। जितना भी है सेकंड बुक का A to Z प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप देखिएगा तो भी फायदा, नहीं देखिएगा तो आपका लॉस होगा। पहले पढ़ लो उल्लू कहीं के, उसके बाद लिखने के बारे में सोचना है। सीधा बैठो। चलिए बाबू, तो हो गया तो डांस करो लेकर के उल्लू कहीं के। देखो कम से कम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ लो। क्या बुआ रहा है जी? बिना किताब का आ गया है उल्लू कहीं के। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दिल्ली तक आवाज़ जाना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट। ये ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट जो है A to Z क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो विद्युत चुम्बकीय तरंग से रिलेटेड अभी तक का एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है और वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और हाँ, जो नया व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो जवाब देंगे सही सही, और हम ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को देख करके कमेंट करके बताएंगे कि आंसर इसका क्या होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो पेपर में क्वेश्चन बताने वाले हैं ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे आने वाले जो भी आपके फ्यूचर में एग्जाम होगा, चाहे इंडिया एयरफोर्स चाहे नेवी, जो भी एग्जाम होगा उस सभी एग्जाम में ये काम करेगा, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे के संचरण की दिशा में होती है, क्या होगा बाबू? देखिए, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है जिसमें आपको बताया जाए कि क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचरण होता है वो बी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर के लंबवत संचरण करता है। लंबवत कहीं दिया नहीं है और यहाँ पे दिया बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम ई कर देते हैं बबुआ ना, बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के लंबवत, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर डी में अगर नॉन ऑफ दीज रहता है तो हम इसको नॉन ऑफ दीज कर सकते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के लंबवत होती है, याद रखिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है बाबू? वाई की है। गामा किरणें, वाई किरण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गामा किरणें। देखिए, गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो वेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणें की होती है, लेकिन इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। बोर्ड पे देखिए ये क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है बाबू? किसका नाम नहीं है? ए ऑप्शन होगा। ध्यान से समझिएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में खोज किसने किया था? हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने किया था। 5 mm से लेकर के 25 mm के बीच में विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में खोज किए थे। दूसरा आता हर्ट्ज। हर्ट्ज का हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वो किस तरह से उत्पादन किया जा सकता है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था अपने
समीकरण के आधार पर, लेकिन उसी को हर्ज ने अपने प्रयोग के आधार पर बता दिया कि इस तरह से हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पादन कर सकते हैं। और तीसरा जो है, चौथा, वो है मार्कोनी। मार्कोनी ने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का वो एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये ऐसा निर्माण किया जिससे कि हम लोग रेडियो, टेलीविजन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये रेडियो का सबसे पहले आविष्कार किया था मार्कोनी ने, और ये रेडियो काम करने लगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर। इसलिए ये तीनों तो साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर वेंकट रमन नहीं आते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, बोर्ड पे देखिए और क्वेश्चन बताइए। फोर्थ में बताइए क्या होगा? तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग होता है नीला, पीला और लाल। देखिए ये ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, नीला, पीला और लाल। ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम है। सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे जो कम होता है वो नीला रंग का होता है। विबग्योर आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, विबग्योर ना, विबग्योर होता है, या इसको आपको सबसे ज़्यादा जो होता है वो लास्ट में रेड होता है, विबग्योर होता है ना जी, विबग्योर होता है, VIBGYOR। देखिए सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो रेड का होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य होता है वो वॉयलेट का होता है, जिसे हम नीला बोल देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य होती है बबुआ? याद रखिएगा, माइक्रो तरंगे की जो तरंगे होती है, तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। देखिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस के रूप में लीजिए, प्रैक्टिस करिए और बताने की कोशिश करिए कि कौन सा आंसर होगा। और नहीं मालूम है तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों और कैसे होगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि एग्जाम में वो भी अच्छा नंबर लाए। और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, बताइए। याद रखिएगा, हम लोग सभी लोग बिसलेरी का पानी पीते हैं, हम लोग सभी लोग 20 लीटर वाला पानी हम लोग मंगाते हैं, तो वो जो बिसलेरी का पानी होता है कुछ दिनों तक संरक्षित रहता है, या जो खाद्य पदार्थ होता है वो कुछ दिनों तक संरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कीटाणु होते हैं वो मार दिए जाते हैं। कैसे मारे जाते हैं? तो ये पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा मार दिए जाते हैं, इसलिए कुछ समय तक वो संरक्षित रहता है। तो याद रखिएगा, जो भी जल के कीटाणु होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं उसको पराबैंगनी विकिरणों से गुजारा जाता है ताकि वो कुछ दिन तक, लंबे समय तक संरक्षित रहें। तो हम भी कहेंगे ऑप्शन पराबैंगनी विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी कर रहे होंगे और कमेंट भी करके जवाब देंगे। हम जानते हैं कि जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो सब बच्चे तेज होते हैं, और तेज बच्चे हमेशा लाइक शेयर जरूर करते हैं, और जो बच्चे व्यूअर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करते हैं, ये हम जानते हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सिर्फ वीडियो देख करके भाग जाते हैं, तो ऐसा काम मत करिए। जरूर देख रहे हैं तो एक अपना लाइक दे करके जाइए, एक अपना अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो चलिए बताइए, एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है बबुआ? देखिए आवृत्ति का जो सूत्र होता है F = 1/2π√LC होता है। L जो होता है वो प्रेरकत्व होता है, C जो होता है वो धारिता होता है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कोई भी टेक्निकल एग्जाम में आप देने जाते हैं, चाहे इंडिया एयरफोर्स का एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर टेक्निकल एग्जाम में इससे अधिक क्वेश्चन नंबर का आप पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे?
देखिए इधर कौन थे? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन होगा? मार्कोनी। बबुआ अभी हमें आपको बताया है कि हर्ट्ज एक पहला साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताया था। याद रखिएगा, मार्कोनी जो थे वो एक्सपेरिमेंट करके वो व्यापारिक तरीके से वो प्रयोग किए थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके अस्तित्व के बारे में बताया था। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय अस्तित्व के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? हर्ट्ज वैज्ञानिक ने बताया था। नेक्स्ट, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरणें हैं कौन सी? याद रखिएगा, माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगे हम लोग दूर संचार के लिए यूज करते हैं। जो हम लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ये सभी संचार करने के लिए माइक्रो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। बताइए, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। बताइए। हाँ, देखिए, विद्युत चुम्बकीय जो तरंगों की चाल होती है, इसका सूत्र होता है C बराबर 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का अगर मान रखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये जो स्पीड बताता है वो प्रकाश की चाल के स्पीड के बराबर होता है। यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। याद रखिएगा, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है, क्या होगा? माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होगा बाबू? रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कम होगा, क्या होगा? देखिए, माइक्रो तरंगे जो होती है सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगे से आवृत्ति से अधिक होती है। याद रखिएगा, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो रेडियो तरंगों की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। देखिए, कहावत है कि जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो लाइफ में कभी ना कभी सक्सेस जरूर होते हैं, लेकिन जो बेईमानी करते हैं अपने पढ़ाई के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं बच्चों को मिलती है जो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अपने गुरुजन को, अपने टीचर की बातों का अनुसरण करते हैं, वही लाइफ में सक्सेस होते हैं। अदरवाइज बाबू, पढ़ाने के लिए तो हम लोग क्लास में ऑफलाइन ढेर बच्चों को पढ़ाते हैं और ढेर बच्चों में से कोई कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं। वही बच्चा जो टॉप करता है वही बच्चा होता है जो हम लोग की बात को अनुसरण करता है, ध्यान से सुनता है। बाकी लोग आते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। याद रखिएगा, लाइफ में सक्सेस होना है तो फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी तरह से ड्यूटी करना, अपने पढ़ाई के प्रति अपनी मेहनत करना है। याद रखिएगा, सक्सेस होना है तो अपने गुरु की बात को जरूर फॉलो करिए, नहीं करिएगा तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। याद रखिएगा, इसलिए जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं जरूर शेयर करिए। बताइए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में नहीं आता है? बताइए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वो 7 प्रकार की होती है ना, उस 7 प्रकार में बीटा कहीं से भी नहीं आता है ना, उसमें सूक्ष्म तरंगे भी आते हैं, सूक्ष्म किरणें भी आती हैं और गामा किरणें भी आती हैं और एक्स किरणें भी आती हैं, लेकिन उसमें कभी भी बीटा किरणें नहीं आती। तो याद रखिएगा, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है उसमें कहीं भी बीटा किरणें नहीं होती है। ये बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाया गया है और ये सब एग्जाम में पूछा भी
भी गया है, इसलिए इसको आप ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनीय विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र का संबंध होता है। क्या होगा बबुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए याद रखिएगा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो दोलनीय विद्युत क्षेत्र होता है, ई जो होता है वो दोलनीय विद्युत क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बी नॉट होता है। तो देखिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करता है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारा ई है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। तो विद्युत क्षेत्र पहले है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए दोनों के अनुपात जो होता है इस तरह से होता है, C = E नॉट बाई बी नॉट। इसलिए ऑप्शन हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें की तरंग धारे लगभग होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तरंग धारे जो होती है एक्स किरणों का वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होता है बाबू? 1 एंगस्ट्रॉम होती है, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। हमें भी सफलता होती है जब बच्चे 12 का एग्जाम दे करके रिजल्ट हमारे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर आपको आपका वीडियो देख करके हम बहुत अच्छा नंबर से पास हो गए हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद होता है कि जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे अच्छे शिक्षक के पास नहीं जा पाए, किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए, और उनका हम तैयारी करवा करके अच्छे मार्क्स दिलवाएं, जब हमको वो मार्क्स दिखाई देता है कमेंट बॉक्स में तो हमें बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखें और एग्जाम में वो सफल हो, वो कमेंट करके बताए कि सर हम आपके वीडियो से इतना सफलता प्राप्त किए। बहुत खुशी होती है। तो बहुत बढ़िया है, आप लोग देखिए और इसे कमेंट अधिक से अधिक करिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में होती है, कौन सा होगा? देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों के दोलन क्या तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। इस तरह से ये लंबवत ये संचरित करती है, ये ई वेक्टर होती है। उल्लू कहेंगे चिरकुट कहेंगे, नहीं सुधरेगा। पढ़ाई से ज़्यादा तुम लोग का इम्पोर्टेंट कॉल आ जा रहा है, साइलेंट नहीं करके रख सकते हैं? उल्लू कहेंगे। इतना बेहुदा हो गया है सब कि पूछना नहीं। एग्जाम आया है सर पे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टूटा कर रहा है। हम लोग के पास भी मोबाइल है ना, अब मोबाइल में बहुते कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई पढ़ाने के टाइम में फ़ोन कर दे, याद रखिएगा। तो उसी तरह से आपका भी होना चाहिए। अगर मोबाइल है तो पढ़ने के टाइम में जो फ़ोन कर रहा है उसको डांटिए कि भाई मेरा पढ़ाई को लॉस ना होना चाहिए। याद रखिए, पढ़ाई के टाइम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर को एकदम उसको क्या करिए, हटा दीजिए, समय ब्लॉक कर दीजिए। हम लोग हाँ उल्लू कहेंगे, हमारे पास कोई फ़ोन करे तुरंत ब्लॉक करते हैं। याद रखिए, पढ़ाने के टाइम में कोई कॉल नहीं, इमरजेंसी कॉल होना चाहिए, याद रखिएगा। ज़्यादा आजकल के बच्चे इतने टाटा बिरला अंबानी हो चुका है ना कि कानवा में खोस करके चल रहा है सब। चिरकुट कहेंगे, सुधर जा। टेस्ट देता है तो नाम नहीं लिखेगा, नाम है बॉबी देओल नाम है। उल्लू कहेंगे, सुधर जा। चलिए, एक दूसरे के लंबवत होते हैं बबुआ। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो होता है विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों के दोनों दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, बी ऑप्शन होता है। ये 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, बच्चे बात देख लो, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दो, हम लोग का भी थोड़ा सा मन लग जाए। देखिए अच्छा लगता है जब बच्चे हम लोग को वीडियो शेयर करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं सर हम, चूँकि कल ही फ़ोन किया कि सर हम लखीसराय से फ़ोन कर रहे हैं, आपका वीडियो रोज़ देखते हैं हम। कि बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आप देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तो बिहार के सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा नंबर 12th के एग्ज़ाम में लाएंगे भी ना।
तो ये ईमानदारी से जब देखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए बताइए, जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बबुआ? क्या होगा बताइए? ऑप्शन कौन सा होगा? जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, बताइए क्या होगा? औसत मान, याद रखिएगा, औसत मान उनका शून्य होता है। जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, उनका जो औसत मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत संचरण करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? लंबवत संचरण करते हैं। जितना इसका मान होता है उतना ही इसका मान होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। इनका अगर हम औसत निकालेंगे तो इनका मान क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक आवृत्ति होती है किसकी बबुआ? किसकी आवृत्ति अधिक होगी? बताइए, किसकी आवृत्ति अधिक होगी? याद रखिएगा, आवृत्ति जिसकी अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और ये क्वेश्चन सबसे पहले आ भी चुका है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो हम बताए थे गामा किरणें का, जब गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो याद रखिएगा, और आवृत्ति अधिक होती है और इसके साथ साथ इसकी वेदन क्षमता भी अधिक होती है। और किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म का प्रयोग करते हैं वह है, क्या है? क्या बोलो कहेंगे, बताओ क्या होगा? औरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, रॉक साल्ट। याद रखिएगा, रॉक साल्ट हम लोग यूज करते हैं अध्ययन करने के लिए, किसका? औरक्त विकिरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19। बताइए बबुआ, पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस पर प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों के फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयोग करते हैं? क्वार्ट्ज। इसको पढ़ते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्टज नहीं। क्या पढ़ते हैं? क्वार्ट्ज। याद रखिएगा ऑप्शन ए। पढ़ने नहीं आ रहा हिंदी। गुहरे में फोटोग्राफिक प्लेट के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, बताइए। और हम किरणें को यूज करते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना बाबू, स्पेशल यहाँ पर लगा करके गया था लोग, और किरणें छोड़ रहा था, और जहाँ पे अंधेरा था, कुहरा था, वहाँ पर देख करके आतंकवादी को मारा जा रहा था। याद रखिएगा, और जो प्रकाश होता है वो कुहरे में फोटोग्राफी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5450 एंगस्ट्रॉम होती है, बताइए। क्या होता है बाबू? हरा रंग का होता है। याद रखिएगा, विबग्योर होता है, VIBGYOR ना, और सबसे कम होता है ये 44 होता है ना, और ये 5000 होता है, ये 5400 होता है। इस तरह से होता है सबका तरंगदैर्घ्य। तो 5450 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हरा रंग का होता है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। बबुआ बचवा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रंग के प्रकाश की तरह, हाँ ये तो हो गया। बताइए 22। टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रयास होती है 100 मेगाहर्ट्ज से। हाँ ये देखिए
ये ऑप्शन बी होगा। 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति होती है, जिससे कि हम टेलीविजन जो होता है देख पाते हैं, टीवी जो होता है हम देख पाते हैं, उसकी आवृत्ति प्रास याद रखिएगा 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। पौधा घरों में पौधों को गर्म रखने की किस किरणें, ये किरणें है बबुआ, की प्रयोग होती है बबुआ, किस किरणें की प्रयोग होती है? हाँ याद रखिएगा, औरक्त किरणों का प्रयोग हम करते हैं ना पौधा घरों में, हम पौधे को गर्म रखने के लिए, ताकि उसको पाला न मारे। ठंडा के दिनों में ज़्यादातर हम करते हैं ना, पौधा घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो औरक्त किरणों का यूज करते हैं। बाबू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और हमारे जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी सही सही बता रहे हैं। बट जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। बताइए, युद्ध क्षेत्र में कोहरे व धुंध के पार देखने का प्रयोग होता है, क्या होता है बबुआ? औरक्त किरणें। अभी हम आप लोग को बताएं कि औरक्त ही एक ऐसा प्रकाश होता है कि अंधेरा धुंध में हम फोटो भी खींच सकते हैं, हम किसी को देखने के भी काम कर सकते हैं, और इसके कारण ही हम दुश्मन को मारने का भी काम करते हैं। तो कोहरे में दुश्मन को मारने के लिए ये स्पेशल फौज लोग एक स्पेशल ऊपर से गोगल्स लगा लेते हैं, जहाँ से औरक्त किरणें निकलती हैं, वो देख करके दुश्मन को मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक में इस यही यूज हुआ था। नेक्स्ट बताइए, अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन के प्रबंधन का पता लगाने में प्रयोग होता है। बताइए क्या होगा बाबू, कौन सा होगा? याद रखिएगा, अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य ना कोशों में इलेक्ट्रॉनों को प्रबंधन का पता लगाने के लिए हम दृश्य विकिरणें का यूज करते हैं। याद रखिएगा किसका? दृश्य विकिरणें। ऑप्शन डी होगा। बात समझ में आ रहा है? मेहनत करिए बबुआ, बचवा, टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा, खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, ना फॉर्मेलिटी निभाने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मेहनत करिएगा तभी सफलता होगा, नहीं तो 12 के बाद झुनझुना बजाना पड़ेगा। याद रखिएगा, मेहनत करिएगा तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। खाने की वस्तुओं के संरक्षण में किसका प्रयोग होता है? हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी जल के कीटाणु को मारने में या खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने में जो किरणें हम यूज करते हैं वह किरण जो होती है पराबैंगनी किरणें होती हैं, और इसके कारण ही जो खाने की वस्तुएं होती है वो लंबे समय तक रहती है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अदृश्य लिखाई, नकल दस्तावेज और उंगली के निशान का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है? किसका? पराबैंगनी विकिरणें के द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये दस्तावेज जो है वो नकली है या असली है। दस्तावेज जो है, जो अदृश्य लिखाई है, उसको पता हम कर लेते हैं पराबैंगनी किरणें से। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इस वीडियो से कितना सीखें, कितना आप जाने, पहले कितना जानते थे, देखने के बाद आप कितना जानकारी बटोर लिए। तो चलिए, आपका एक फीडबैक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम इसी तरह से रोज़ प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। बताइए, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना जानने में तथा रोगों के निदान में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या चीज? याद रखिएगा बबुआ, एक्स किरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं कोई भी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में जानकारी करने के लिए ना, या फिर जो रोग होता है रोगों को निदान करने में। अगर हाथ पैर टूट जाता है तो एक्स किरणें के द्वारा ही हम उसको जान करके पता लगा करके उसका सही इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 28, और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का 29।
ये देखिए 29 जो है, परमाणु के नाभिक के बारे में सूचना प्राप्त किस किरण से होती है बाबू? परमाणु के नाभिक के बारे में सूचना प्राप्त किस किरण से होती है? देखिए अगर अल्फा किरण रहता है तो अल्फा भी कर लेते हैं ना, अगर अल्फा नहीं है तो हम गामा किरणें भी कर लेते हैं। कभी कभी अल्फा भी दे देता है, कभी कभी गामा भी दे देता है, क्योंकि गामा किरणें में वेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण हम पता लगा लेते हैं कि जो परमाणु है उसका नाभिक कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? याद रखिएगा, दृश्य विकिरण से हम पता कर लेते हैं कि अणुओं की जो संरचना होती है वो कैसा होता है। परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है, प्रबंधन होता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में हम दृश्य विकिरण के द्वारा पता कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। 31 बताइए, कौन सी किरणें वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? याद रखिएगा, पाराबैंगनी किरणें जो होते हैं, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं फटाफट जवाब दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट करके फटाफट जवाब देते रहिए, ताकि आपका प्रैक्टिस सेट भी हो वो अच्छा तरीके से हो जाए। तो याद रखिएगा, कौन सी किरणें जो होती हैं वायुमंडल के ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो हम कहेंगे पाराबैंगनी किरणें, वो होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है बाबू? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो होती है वेदन क्षमता वो गामा किरणें की होती है, उसके बाद एक्स किरणें की होती है, उसके बाद बीटा किरणें की होती है, उसके बाद जो होता है वो अल्फा किरणें की होती है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये गामा पहलवान है ना, तो जो गामा पहलवान होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए याद रखिए गामा जो होती है बहुत ज़्यादा वेदन क्षमता होती है ना। गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था बबुआ? बेकुरल, हाँ दोनों है, हाँ देखिए, हाँ बेकुरल ने भी किया था 1898 में, और क्यूरी ने भी किया था 1898 में। तो याद रखिएगा, बेकुरल और क्यूरी दोनों के द्वारा इसको खोज किया गया था ना, बेकुरल और क्यूरी दोनों ने किया था। एक्स किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था बाबू? रोंजन द्वारा ना, जे रोंजन ने एक्स किरणों का खोज किया था। किसने किया था? जे रोंजन ने एक्स किरणों का खोज किया था। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए, बताइए 35 का क्या होगा? पाराबैंगनी किरणों का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था बाबू? रीटर द्वारा। कल कौन तो बोल रहा था न्यूटन द्वारा ना, हाँ पकड़ा गया है बबुआ। कल भी सब्जेक्टिव में आया था कि पाराबैंगनी किरणें का खोज किसने किया था, तो बोल रहा था कि ऊपर से सौआ गिरा था ना, उसी के द्वारा। हम बोले कि ना बबुआ वो न्यूटन थे, और यहाँ पे रीटर के द्वारा खोजा गया था। याद रखिएगा, दृश्य विकिरण किस वैज्ञानिक द्वारा खोज किया गया था बबुआ? याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा दृश्य विकिरण का खोज किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू 37। बताइए, रेडियो तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? मार्कोनी ने किया था ना। मार्कोनी के द्वारा रेडियो तरंगे का आविष्कार किया गया था। जब रेडियो तरंगे का आविष्कार किए तब वहाँ से रेडियो का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट किया गया, जिससे कि हम लोग रेडियो से न्यूज़ सुनने स्टार्ट कर दिए। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग का खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? टच कह रहा है जी, हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों का खोज किसके द्वारा किया गया था? हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए ना। देखिए इस
प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस से आपको फायदा जरूर होगा। और रक्त किरणों की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? विलियम हर्शेल के द्वारा और रक्त किरणों का खोज किया गया था। याद रखिएगा, विलियम हर्शेल के द्वारा और रक्त किरणों का खोज किया गया था। और लास्ट जाते जाते आप बता कर जाइए सही कि कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है गामा किरणों का हम लोग यूज करते हैं कैंसर के उपचार करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग नए वीडियो में मिलते रहेंगे। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसी तरह से नए वीडियो में मिलते हैं।